हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नेशनल इनकम के होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी के पार्ट को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कर जो नेक्स्ट पार्ट जो अगला पार्ट होगा वो आपका न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा और लगभग उसका 4 क्लास जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज टाइप के कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम लोग एक तरीके से देखकर चलेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, खास कर नेशनल इनकम एंड इट्स जो एग्रीगेट में है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने तीनों मेथड डिस्कस कर रखा था, है ना, हमने क्या क्या डिस्कस करा था। ये कितने होते हैं भाई नेशनल इनकम को निकालने का तरीका? 3 मेथड होता था। कौन कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड होता था और इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो ये हमने एक तरीके से देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज कुछ सुनहरे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग भी पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चंस को अपने मन में करने की कोशिश कीजिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जो होगा मैंने आंसर भी इसलिए दे रखा है ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो मेरे को फिर आंसर देने का जो कष्ट है वो ना करना पड़े। तो आप आंसर पर ना फोकस करके क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का जवाब कैसे दें वो फोकस रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आ रखा, मैंने डेट मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन एक तरीके से सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट। पहली बात है कि हमें क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पहली बात क्या है कि हमें एक तरीके से क्वेश्चन सही से पढ़ना है कि उसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें तो कौन इंक्लूड नहीं होता है? तो सैलरीज टू द इंडियन रेसिडेंट वर्किंग एट अ रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो मतलब क्या कि इन इंडिया है भाई, हमारे इंडिया में है, और एक तरीके से सैलरी ऑफ इंडियन रेसिडेंट है, वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, ये हमेशा जो होगा वो हमारे इकोनॉमी में एक तरीके से इंक्लूड होगा। इकोनॉमी जो या फिर बोला जाए इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कह रहा है भाई कि हाँ ये हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है और एक तरीके से नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होगा। क्लियर? दूसरा, इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग। ठीक है, इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग, मैंने बताया था ना कि स्मगलिंग के थ्रू या फिर थेफ्ट के थ्रू या चोरी के थ्रू या फिर और क्या था भाई, और क्या था, जुआ के थ्रू। ठीक है, आप गैम्बलिंग के थ्रू, उन सब से अगर जो भी इलीगल तरीके से अगर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, गैम्बलिंग जैसे इलीगल पैसे होंगे वो कभी भी इलीगल मनी कांट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कभी भी इंक्लूड नहीं होता है ना, ये बात है। उसके बाद क्या, पेमेंट्स टू द फार्म वर्कर्स, पेमेंट जो दिया गया है फार्म वर्कर्स को इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, तो वो एक तरीके से क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुई है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हुई है। ठीक है, उसके बाद डी में क्या है, जो इंटरेस्ट पेड बाय द इंटरेस्ट, मैंने बताया था ना 4 फैक्टर पेमेंट आता है ना नेशनल इनकम में, कौन इनकम मेथड में, लैंड रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। तो एक तरीके का क्या है यहाँ पर, यहाँ तो पेमेंट के बारे में बात किया, वेजेस वगैरह, या फिर वेजेस के रूप में उसको फूड ग्रेन दे दिया, यहाँ इंटरेस्ट है तो ये इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसका बी इज द राइट आंसर, इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल कंप्लीट करनी है। अब टेबल में आपको न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला, ठीक है, कि कंप्लीट करने बोल दे आपको टेबल, तो टेबल कैसे कंप्लीट करोगे? आप सोचो, यहाँ पर आपके पास नॉमिनल जीडीपी है, मतलब नॉमिनल जीडीपी 2014 और 15 का ये दिया हुआ है, और 2016 और 17 का आपको ये रियल जीडीपी मान लो एक यहाँ पर खाली, मतलब रियल जीडीपी का पहला पार्ट निकालना है भाई हमें, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो रियल जीडीपी किसका, 2016 और 17 का। यहाँ पर एक तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर तो हम लोग क्या लेंगे सबसे पहले इसको, इन तीनों को, क्योंकि यहाँ से नॉमिनल जीडीपी, यहाँ रियल जीडीपी, तो हमें रियल जीडीपी एक तरीके से निकालना है, और यहाँ जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब हमने बताया था कि 3 चीजों में से मगर अगर कोई 2 चीज दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे। क्यों भाई? इसका फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर
जीडीपी डिफ्लेटर, या फिर आप लोग उसको बोल लो, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसका, प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इंटू 100। अब समझो मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर तो हमें क्या निकालना है, रियल जीडीपी पहला में। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना होगा 6.5, जो दिया हुआ भाई 6.5 लिख दिए हम यहाँ पर। रियल जीडीपी में आज जीडीपी रहने देते हैं क्योंकि रियल जीडीपी निकालना है, इनटू रहने देते हैं 100, और यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ हमारा 100, तो 100 दिया हुआ भाई। इसका मतलब ये इनटू में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू क्या कर देंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होगा 6.5। ये वाला उधर चला गया, ये वाला भी इधर चला गया, ये दोनों कट गया, कितना बचा, रियल जीडीपी कितना हुआ, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 6.5। हमारा रियल जीडीपी यहां से निकल गया। तो आप आंसर देखोगा 6.5 आपका यहाँ दिया हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है, दूसरा नहीं भी आ रहा, मान लो कि आपको सेकंड वाला नहीं आ रहा निकालने के लिए, या गलत भी आंसर है, कैसे भी आ रहा है, तो आपको समय नहीं वहां व्यर्थ करना है, बस पहला आ गया। अब देख रहे हो पहले में 6.5 दिया हुआ है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बस यहाँ पर बाद में 6.5 दिया हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दिमाग लगाना है, दूसरा सॉल्व ही नहीं करना है। वैसे मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, लेकिन दूसरा सॉल्व ही नहीं करना है, तो हम यहाँ समय बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ मैं बता दूं क्वेश्चन ये है ये, इसका मतलब ये भी है कि आप टाइम को कैसे वहां सेव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 घंटे हैं, और 3 घंटे में आपको 80 में से कम 75 प्लस लाने हैं, और 75 प्लस लाने के लिए आपको टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और टाइम इस तरीके से, तो यहाँ करीबन अगर नहीं भी तो उसको बनाने में आपको 1 मिनट तो जाएगा ही, 1 मिनट आपने सेव कर लिया, मतलब 1 मिनट आप किसी और में दिमाग, किसी और क्वेश्चन में दिमाग खपा सकते हो। क्लियर। दूसरा देखो, दूसरे में क्या दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है और रियल जीडीपी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर डायरेक्ट निकालो भाई, यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर डायरेक्ट निकालो, कैसे निकलेगा, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। तो नॉमिनल बाई रियल, नॉमिनल दिया हुआ है 9 और रियल दिया हुआ है 7.2, इंटू क्या कर देंगे 100, तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी। यहाँ पॉइंट हटाए, 0 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 9 8 जा 8 9 जा 9 8 जा, वही तो मैं बोल रहा हूँ 8 हो गया, मतलब यहाँ क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 8। अब 2 से काटो तो 2 से 4 बार में, 2 से 500 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 2, यहाँ कितने क्या कटेगा, 2 2 जा 250 हो गया, और फिर काटे कितना हो गया 125 करोड़। वही तो गड़बड़ है। तो यहाँ 125 आएगा, तो मतलब क्या होगा, देखो यहाँ 125 है कि नहीं, आंसर हमारा ये राइट है। क्या है कि 6.5 पहला वाला आ रहा है और दूसरा हो रहा है 125, तो हमें यहाँ पर दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने बोला तो इसका मतलब तुम पहला अगर सही बना दिया तो राइट हो गया, दूसरा गलत ही बनाए, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम कि नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, तुम्हारा 1.25 भयंकर 1.25 तो है ही नहीं। तो यहाँ पर समझे कैसे किए, यहाँ पर कुछ नहीं किए, ये हम लोग आराम से काटो, कोई दिक्कत नहीं, 9 8 जा 72, फिर 8 के टेबल से अगर डायरेक्टली भी काटते तो 125 जाता। तो आईसीएससी मतलब आईएससी वालों के पास तो कैलकुलेटर रहता है, आपके पास तो कैलकुलेटर रहता नहीं है, इसलिए आप कैलकुलेट करोगे, आप लोग बिल्कुल भी कैलकुलेटर घर में भी इस्तेमाल करना आप छोड़ दीजिए, भूल जाओ। जब तक कोई अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं, कुछ नहीं है, तो कैलकुलेटर चाहे तुम्हारा समय क्यों ना लग रहा हो, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा है जिसमें अकाउंट में फंस जाते हैं बच्चे यहाँ पर तो आराम से मोबाइल वोबाइल निकाल के बढ़िया से सॉल्व कर रहा है, फिर वहां पर गड़बड़ा जाएगा, या न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर लिया, बाकी समय गड़बड़ा गया। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा, कि अगर ऐसा टाइप में अगर हमारा नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी निकालने आ गया तो एक एक पार्ट को लोगे, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। क्लियर। आगे अगर देखो तो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है भाई। अब स्टेटमेंट में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो हमें क्या एक स्टेटमेंट को एट अ टाइम एक स्टेटमेंट को लेना है। अब देखो आंसर को मत देखना, क्वेश्चन को देखना सिर्फ। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेटमेंट 1 हमारा ये बोला है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी कैन बी ग्रेटर देन जीडीपी। क्या बोला है कि जो जीएनपी है वो ग्रेटर हो सकता है क्या जीडीपी से, ये बात है, समझ रहे हो। एक तो ये बात है। इन 2 सेक्टर, मतलब 2 सेक्टर का मतलब क्या बोला गया, 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब कहां, जहां पर हम लोग जीडीपी किसके हिसाब से निकालते हैं, जहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड
और फर्म को एक तरीके से मिलाकर, हाँ या ना। जहां हाउस होल्ड और फर्म इन्वॉल्व रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू सेक्टर। इसी को हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी भी बोलते हैं, मॉडल, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। जैसा कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या होता था भाई, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पर थ्री सेक्टर कब, जब गवर्नमेंट साथ में आ गया तो ये थ्री सेक्टर होता था, हमें यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं है। फोर सेक्टर में सिर्फ एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट जुड़ जाता था। तो यहाँ पर क्या बोला गया आप समझो। तो पहला स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है ये बताओ, पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है या रॉन्ग है। जीएनपी, अब सोचो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल के बारे में बात हुआ है, डोमेस्टिक के बारे में नहीं। कैन बी, क्या बोला गया भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेटर देन जो है जीडीपी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी भाई, टू सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल शब्द तो आता ही नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। नेशनल शब्द कहाँ आएगा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बात चलेगा, जब एनएफआईए रोल प्ले करेगा। तो कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है, आई बात समझ में। तो कभी भी देखना कि टू सेक्टर थ्री सेक्टर के बारे में बात किया गया तो हमें ये दिमाग लगाना कि देखो यहाँ पर जीएन बोला है कि ग्रॉस नेशनल, तो नेशनल में हमेशा क्या होता है भाई, एनएफआईए आता है। तो टू सेक्टर में कभी नेशनल के बारे में बात होता है ना, तो सरकार, ये सरकार आ रही है लेकिन एक्स माइनस एम तो आ नहीं रहा है, हमारे देश का पैसा बाहर और बाहर देश का पैसा अंदर नहीं आया, तो नेशनल के बारे में बात नहीं हो रहा। हमें अपने देश के अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में लगभग लगभग देश के अंदर ही सारा काम होता है। तो यहाँ पर नेशनल नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर ये फर्स्ट, ये मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। हम ये बता रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट, अगर तुमको सिर्फ पहला ये स्टेटमेंट आ रहा है तो कैसे आंसर कर सकते हो, पहला नहीं आया तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है भाई, ये गलत है क्योंकि फॉल्स है हमारा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये भी ऑप्शन गया कम से, दो स्टेटमेंट गया हमारा, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेटिव गया। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब देखते हैं कि दूसरा, अब हमें एक तरीके से देखना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों फॉल्स होगा तो हमारा ये होगा। अगर एक फॉल्स है एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू है तो या यही दोनों में ऑप्शन होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो। यहाँ क्या बोला कि टू सेक्टर में जो NFIA होगा, नेट फैक्टर वो जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि टू सेक्टर में कभी भी हम लोग एक्स माइनस एम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि वो जीरो होगा, क्योंकि वहां पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिनिमम करते हैं या जीरो करते हैं। तो मतलब टू सेक्टर में कभी भी NFIA नहीं आएगा। अब आई दिमाग समझ में, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग लगाना NFIA वाला, नेशनल डोमेस्टिक में, ठीक है। कि ना अगर डोमेस्टिक बोला है भाई तो NFIA क्या इंक्लूडेड है या नहीं है, अगर डोमेस्टिक आया तो NFIA एक्सक्लूडेड है या नहीं है। तो हमारा इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, राइट है, सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, देखो आंसर बी है। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ओनली द हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड फर्म जो है वो एक तरीके से इंक्लूड होता है विथ नो गवर्नमेंट और अ फॉरेन सेक्टर, ना तो फॉरेन सेक्टर होता है ना गवर्नमेंट होता है। एंड सिंस देयर इज नो फॉरेन गवर्नमेंट तो NFIA हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा क्यों, आई बात समझ में। तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको डील करने पड़ेंगे, वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे और इससे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, आप लोग भी समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। देखो असर्शन रीजन, एक तो स्टेटमेंट हो गया, अब असर्शन रीजन। असर्शन और रीजन में कंफ्यूजन यही होता है कि क्या भाई सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन है वो सही है या नहीं पहले स्टेटमेंट पर। वहां तो आप आसानी से लगा लो कि पहला स्टेटमेंट देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो कि दोनों में गलत सही है, गलत कौन है सही कौन है, उसमें रीजन तो बताना नहीं। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पहला मान लो कि असर्शन राइट है, मतलब ठीक है असर्शन राइट है, लेकिन क्या उसका जो रीजन दिया है वो भी सही है या नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे, पहले हमेशा असर्शन पढ़ना, असर्शन में लिखा क्या हुआ है। तो असर्शन में लिखा हुआ है कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब रियल जीडीपी, यहां पर आराम से टिक लगा देना, रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी होता है वो ज्यादा अच्छा, मतलब ग्रेटर वेलफेयर बताता है नॉमिनल जीडीपी से, हाँ या ना, हाँ या ना भाई बताओ। रियल जीडीपी क्या दिखाता है, रियल चेहरा दिखाता है कि नहीं दिखाता है। हमने बताया था रियल नाम से ही आपको पता होना चाहिए
क्योंकि रियल जीडीपी करंट ईयर की बेस ईयर। हाँ यार जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बहुत पीटोगे भाई, तुम हमेशा गलत बोलते हो। रियल जीडीपी बेस ईयर, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर, कहां भूल रहे हो बताओ? एक ही बात। अब इतना छोटी छोटी बात अगर मिस्टेक करोगे तो एग्जाम में तो गड़बड़ होएगा ही। रियल, रियल का मतलब बेस। भाई बेस मैंने बताया था, घर का बेस मजबूत है तो मतलब वो घर रियल में मजबूत है, ऐसे याद रखना है। बेस ईयर के हिसाब से 2011-12 के हिसाब से, ठीक है। बेस ईयर मतलब 2011-12। और जो नॉमिनल जीडीपी होगा हमेशा किसके हिसाब से होगा? करंट ईयर। बस हमें ये सब चीज समझना है, ठीक है। हमें फिर गड़बड़ा जाए, फिर रीजन आपको और भी नहीं समझ में आएगा, फिर रीजन क्या होगा गड़बड़ा दोगे, समझ रहे हो, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें यहां तक समझ में आ गया भाई कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जो होता है क्या होता है। तो हमने ये भी देखा था कि रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है, किससे? नॉमिनल जीडीपी से। समझ में आया यहां तक? तो पहला असर्शन जो दिया हुआ है हमारे पास, जो स्टेटमेंट पहला वाला है, जो असर्शन है वो राइट है या रॉन्ग है? राइट है, ट्रू है भाई। रीजन देखते हैं हम लोग। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एट अ करंट ईयर है। बस इसका मतलब क्या होगा भाई? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये नहीं होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। हाँ ये यहां पर करंट ईयर है, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा यहां पर? करंट ईयर, रियल जीडीपी करंट ईयर के हिसाब से नहीं होता है। रियल जीडीपी किसके हिसाब से होता है? यहाँ बेस ईयर के साथ। तो कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा? कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो ये हमारा कोई नहीं, टाइपिंग एरर, हमें बस कॉन्सेप्ट समझते चलना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर के हिसाब से होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 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 सी, ठीक है। असर्शन ए राइट है लेकिन रीजन आर इज, ठीक है। बोथ रीजंस, रीजन भी सही नहीं है। रीजन सही नहीं क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट करंट ईयर, नहीं, वो क्या होगा? बेस ईयर। आइए समझ में, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए फिफ्थ नंबर देखो क्या बोला गया। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट। हमारे देश का नॉर्मल, मैंने बताया था नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन होते हैं भाई। जिनका याद रखना है, नॉर्मल रेसिडेंट हमारे देश के कौन कौन होंगे? जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के साथ होगा, ठीक है। जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विथ आवर कंट्री, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विथ आवर कंट्री। इसका मतलब क्या है भाई? हमारे देश में खा रहा है, हमारे देश में कमा रहा है, और सारी चीजें यहीं पर लगभग लगभग चीजें वो कर रहा है, ठीक है। मतलब उसका मोटिव है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है भारत, ठीक है। तो यहाँ बोला इंडिया से रिलेटेड। तो पहला देखो भाई, एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए। एक इंडियन सिटीजन है जो वर्किंग कहाँ कर रहा है? यूएसए में, यूएसए के एम्बेसी में, ठीक है। लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। तो यहाँ क्या बोला है? नॉट बोला है, याद रखना, नॉट कंसिडर, जो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तो ये तो है ना, क्योंकि हमारे देश का बंदा है भाई, एक इंडियन सिटीजन है जो यूएसए के एम्बेसी में मान लो झाड़ू पोछा करता है। वो नहीं है झाड़ू पोछा, वो अमेरिका का वर्क में नहीं आके झाड़ू पोछा करेगा ना यहाँ पर। यहाँ तो इंडियन ही करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से कर रहा है। वहां पर वो भी स्टैंडर्ड होता है, हाइजेनिक होता है, उनको भी 50-50 हजार रुपये तनख्वाह मिलता है भाई। हाँ तो देख लो, एम्बेसी में जो काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनका तनख्वाह प्रॉपर तरीके, उनका ड्रेस कोड होगा, प्रॉपर ग्लव्स होगा। ऐसा थोड़ा ना साफ सफाई में, साफ सफाई करना धर्म का काम है भाई। जब कर्म करोगे तभी तो धर्म प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पहला है क्या भाई? ये नॉर्मल रेसिडेंट है। एन इंडियन ऑफिशियल्स, एक इंडियन ऑफिशियल्स है वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना। चाइना में काम कर रहा है, वो कहाँ? इंडियन एम्बेसी में, ठीक है। इंडियन एम्बेसी है, भारत का एम्बेसी कहाँ? चाइना में। वहां पर एक इंडियन ऑफिशियल का, हमारे देश का मान लो कि आईएफएस है, या हमारे देश का आईएएस ऑफिसर है, उसको वहां का एम्बेसडर बना रखे हैं। इसका मतलब हमारे देश का सिटीजन है कि नहीं? क्योंकि पैसा वैसा कहाँ भेज रहा होगा? सब घर भेज रहा होगा, सब इंडिया में भेज रहा होगा। मतलब ये हमारे देश का क्या? नॉर्मल सिटीजन। हाँ, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो सैलरी दे रही है, तो एक हमारे देश का नॉर्मल सिटीजन होगा। एन इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग, एक इंडियन डिप्लोमेट है, जैसे मान लो कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, वो गए भाई कहाँ पर? मान लो कनाडा गए, कोई समिट हो रहा था वहां पर G20 समिट हो रहा था मान लो, या कोई भी समिट हो रहा है, वहां जाके गए।
तो वो एक दिन के लिए जा रहा है, 2 दिन के लिए जा रहा है, 4 दिन के लिए, फिर आए घूम के तो यहीं आएंगे ना। इसका मतलब हमारे देश के क्या हो गए, नॉर्मल सिटीजन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एन इंडियन वर्किंग, मतलब ये सब सारे मतलब ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन डी है ये आंसर। एन इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी, एक इंडियन है जो अमेरिका की कंपनी में, मान लो कि गूगल में काम कर रहा है, ठीक है, गूगल में काम कर रहा है, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड मोर देन, हाँ मैंने बताया था, अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर कोई बाहर में रह रहा है, ठीक है, और वहां पर काम कर रहा है, तो एक तरीके से वो हमारे देश का नॉर्मल सिटीजन नहीं होगा। अगर वो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो यहाँ का सिटीजन बन जाएगा वो। लेकिन चूंकि यहाँ कहाँ काम कर रहा है वो 1 साल से ज्यादा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। क्लियर, तो ये भी समझ में आ गया आंसर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे देखते हैं स्टेटमेंट जो पहला है वो क्या, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अब जीडीपी के बारे में तो पता ही है आप लोगों को है, जीडीपी के बारे में क्या है, व्हाट डू मीन बाय जीडीपी, जितना बनेगा उतना जीडीपी बोल देंगे, फाइनल, फिर कंज्यूमर लगा रहा है, सिर्फ कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, क्या बोला गया, जीडीपी इज द सम और द टोटल ऑफ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स के द्वारा जो ऐड किया गया, ठीक है, इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, सिंपल सी बात है, इसका स्टेटमेंट हमारा राइट है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला गया है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स। अच्छा तो इसको सबको देखना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए एट अ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ, क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता था, जीवीए कैसे निकलता था, एक सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट बताया था मैंने, माइनस मैंने बोला था आपको वहां वैल्यू ऑफ इनपुट, और मैंने बताया था वैल्यू ऑफ इनपुट को एक और नाम क्या देते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वहां भी बताया था मैंने, या कंफ्यूज ना होना है भाई, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेरी गुड। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसका मतलब ये दोनों, एक्सेस का मतलब माइनस, ठीक है, यहाँ क्या बोला, इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब इसमें माइनस इसमें, ओवर मतलब माइनस हो जाएगा। तो ये सेंटेंस पढ़ने में गड़बड़, एक्सेस मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा होगा क्या, प्लस हो जाएगा क्या, कंफ्यूज आ गए हम वहीं पर, लेकिन ओवर लिखा ना, एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर मतलब इसमें माइनस उसमें, तो हमारा क्या होता था, वो जीवीए निकलता था भाई वहां से, ठीक है, सबको अगर निकाल देंगे तो सबका वो टोटल जीडीपी निकल जाता था, जीडीपी एमपी निकलता था, हाँ या ना। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, मतलब थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, ठीक, आगे देखो भाई नेक्स्ट, अब देखो ये वाला क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, इसके बारे में तो पता ही है। अभी हमें देखो कभी भी ना, अब हम लोग क्या लपेट के लिखते हैं, दिक्कत वहां है, जब आप लपेट के लिखोगे तो मास्टर साहब भी लपेट के या नंबर देगा, लपेट के देगा तो वो एक दो नंबर में आपको फुसला सकता है। फुसलाना समझते हो, फुसलाना मतलब आपको भाई भाई ले ले, हो गया नहीं होता, नहीं वो तो मतलब किसी को, चलो भाई इतना ही मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो डोमेस्टिक इनकम देखो क्या होता है भाई, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम कैसे डिनोट करते हैं, एनएनपीएफसी। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो नेचर क्या, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, ये एक तो टेरिटरी का है ना, कि हमारे देश के अंदर की बात है, और इसमें हमारे देश के बाहर की बात भी चली जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ देश से बाहर भी चला जाता है भाई, बाहर का जो हमारे देश से बाहर पैसा गया और बाहर से यहाँ पर आया, उनका भी चला गया। इट इज अ टेरिटोरियल, टेरिटोरियल मतलब डोमेस्टिक, एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। और यहाँ पर क्या, इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट, ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, क्यों, एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इंटायर वर्ल्ड, समझ रहे हो, तो नेशनल कॉन्सेप्ट। एनएफआईए किसमें इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है क्या, डज नॉट इंक्लूड एनएफआईए, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें इंक्लूडेड होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। अगर इसी में मान लो कि आपको 3 मार्क्स का आ गया, तो एक और क्या ऐड करोगे भाई बताओ,
क्या एक्सपोर्ट NFIE में नहीं आ गया अपने सारा, मतलब इसी बोलते हैं लपेटना, कि हाँ इसी में से निकाल के इसी में लपेट रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं बताओ, एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो? कौन, किसका फॉर्मूला किसका लिखोगे? अब किसका वैल्यू एडेड? हाँ सही बात बोले तुम, सही बात है। डोमेस्टिक इनकम कैन बी कॉल्ड एज, देखो एक नंबर पॉइंट बोल, NDPF से नहीं लिखना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखना है, ये नहीं कि NDPF से छोड़ना, ब्रैकेट है, हाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बस बेसिस में नहीं भी लिखोगे चलोगे, या डिनोटेड एज, अल्जेब्रिकली डिनोटेड एज, या अल्जेब्रिकली डिनोशन, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? दिमाग ऐसे चलाने हैं। दो और इनकम था भाई, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक फैक्टर और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर और ट्रांसफर में बस बेसिक सा फर्क था, ट्रांसफर में यूनिलैटरल और फैक्टर में दोनों हो सकता है। मतलब फैक्टर जनरली, फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आता था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके वजह से जो इनकम जनरेट हुआ फैक्टर इनकम हो गया। और ट्रांसफर इनकम हमेशा क्या होता है, बिना कुछ आप किए, आपको मान लो कि पिताजी दिए जा रहे हैं, ठीक है पैसे, और तुम लिए जा रहे हो पैसे इसका मतलब क्या हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर है। ठीक है, अब इसको देखो, क्या फैक्टर इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग टू द फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब या तो लैंड का इस्तेमाल हुआ है, या लेबर का इस्तेमाल हुआ है, या फिर कैपिटल का इस्तेमाल हुआ है, या फिर एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल हुआ है। इन सब सारी चीजों से जो इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, नेचर कैसा है भाई, इट इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इसका नेशनल इनकम भी इंक्लूडेड होता है, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूडेड होता है। ऐसा नहीं ना कि डोमेस्टिक इनकम भी जोड़ते हैं, दोनों में इंक्लूड करते हैं, हाँ या ना? क्लियर? ट्रांसफर इनकम includes income received without rendering any productive services in return. जैसे स्कॉलरशिप, इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन द, कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, या यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है, एक तरफा, ठीक है, या यूनिलैटरल पेमेंट होता है, तब समझ सकता है। इसका एग्जांपल ट्रांसफर का क्या होगा भाई, इसका तो वेजेस वगैरह लिख दोगे ये सब करके। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर इनकम, जैसे स्कॉलरशिप है ना, किसी को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आप बोल सकते हो कि वो एक तरीके का ट्रांसफर इनकम है, लेकिन वो ना कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड, ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, देखो ये हॉट क्वेश्चन है भाई। हॉट क्वेश्चन नहीं समझते हो? हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। भाई साहब क्या होगा, दुनिया गलत दिशा में जा रहा है ठीक है, देखो द डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पॉजिटिव, अब देखो, अब हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं, तो अगर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और अगर नेगेटिव हो रही है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसे कि अगर आप वैक्सीनेशन, आपकी कंपनी वैक्सीनेशन बना के लोगों को बीमारी से बचा रही है, इसका मतलब वो कौन सा एक्सटर्नलिटीज है। अगर आपका इंडस्ट्री है, जहरीले गैस से लोग जो है मर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि तुम कॉपी का पेज फाड़ रहे हो, मतलब तुम बर्बाद कर रहे हो, तो वो नेगेटिव है क्लास के लिए, समझ रहे हो? तो ये सब सारी चीजें हैं, तो समझ सकते हो। तो नेगेटिव क्या होगा भाई, अगर कोई हार्मफुल गैस या हार्मफुल आप वाटर छोड़ रहे हो, कहां पर, सीवेज में, सीवेज के थ्रू आप नदी में अनट्रीटेड जो वाटर होता है, या या अनट्रीटेड गार्बेज या वेस्टेज ऑफ जो वाटर है, वो एक तरीके से आप डायरेक्टली कहां, पानी में छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से पानी दूषित हो रही है। दूषित हिंदी में, तो हिंदी में दूषित को क्या बोलते हैं, अपवित्र। पंडिताइन हो गई है तुम। ठीक है, तो ये वाले आंसर पढ़ लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है, उससे इफेक्ट होता है थर्ड पार्टी को, और जो पॉजिटिव में होता है वो उसमें फायदा होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ह्यूमन को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कोई दूसरे को तीसरे को बीमारी ना फैले भाई, इसीलिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
मतलब वो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें देख भी सकते हो। यहाँ व्हेन द थर्ड पार्टी बेनिफिट्स, और यहाँ पर क्या एक्सटर्नलिटी अराइजेस व्हेन थर्ड पार्टी ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस अ साइड इफेक्ट। नेगेटिव कब होगा, जब एक तरीके से आप एक तरीके से साइड इफेक्ट देख रहे हो, और पॉजिटिव कब होगा, जब आप एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है थर्ड को। मतलब हम इंडस्ट्री, हम सेकंड पार्टी भाई, आप मान लो कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव है। अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोल के चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर फैक्टर पेमेंट, सॉरी फैक्टर पेमेंट कौन सा नहीं है, देखो फैक्टर पेमेंट कौन सा नहीं है भाई, स्कॉलरशिप। ठीक है, फ्री यूनिफॉर्म टू द डिफेंस पर्सोनल, फैक्टर पेमेंट है। ठीक है, और आगे देखा जाए सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फैक्टर पेमेंट है। रेंट पेड, रेंट भी फैक्टर पेमेंट है, मतलब नॉट बोला है तो स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफर पेमेंट देखने को मिलता है। आगे देखो भाई नेक्स्ट, आगे देखो ये वाला क्या, व्हेन द नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज कितना है, नॉमिनल जीडीपी कितना है 840 एंड 840 करोड़, प्राइस इंडेक्स कितना है, रियल जीडीपी निकालना है, तो नॉमिनल तो रियल इधर हो जाएगा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इधर आ जाएगा, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स, है ना, नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो इसमें नॉमिनल जीडीपी कितना है भाई 840 करोड़, प्राइस कितना है 120, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 100, ये कट गया, 12 6 जा 12 6 84 बोला, 12 7 जा, हाँ ये सही है, देखो यही होता है, ये गड़बड़ है 12, हाँ वेरी गुड, 700 आंसर हो गया, इसका आंसर राइट बताया आप, 700 करोड़ हमारा क्या हो गया, क्लियर। चलो आगे देखा जाए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द नेशनल इनकम, कौन सा है जो अफेक्ट करता है हमारे नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम अफेक्ट ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स अफेक्ट करता है क्या, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडीज, नहीं, ये सब हमारी इकोनॉमी क्या बढ़ाता है, ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू, बता भाई, इकोनॉमिक टेरिटरी, रेसिडेंट, बोथ ऑफ द रेसिडेंट या नेशनल्स, नेशनल इनकम हमेशा रेसिडेंट को, जो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट होगा या फिर रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया, आई होप सो यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन, आज बेसिक क्वेश्चंस मैंने कराया ताकि आप लोग एक बार रिवाइज कर पाओ, आपको पता चल पाए कि क्वेश्चंस कैसा आएगा। उसके बाद जो आज होगा, आज नहीं, आज तो हो गया, कल जो होगा वो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से या फिर इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।